मैं ये नहीं कह रहा कि आरक्षण की जरूरत नहीं, आरक्षण की जरूरत है, पर वो मेरे गांव के सांसी को है, उदयपुर के भील कम्युनिटी को जरूरत है। मुझे लगता है कि अब हमें शायद टीना डाबी, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, रिया डाबी जैसे पढ़े लिखे तीसरी पीढ़ी के नौजवानों की जरूरत नहीं है, उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण की जरूरत मेरे गांव के उस मीणा को, उस सांसी को, उस नाइक परिवार को है जो शायद फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, शायद जिसके पिता ने स्कूल की तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। अगर हम लोग एसटी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मीणा जाति को उस जाजम पे बैठना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भाई बामणवास के जो जितने भी मीणा है अब उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि बामणवास किसी से छिपा हुआ नहीं। पिछले दिनों राजस्थान विधानसभा के कुछ आंकड़े मैं देना चाहूंगा कि माननीय विधायक जी ने सवाल उठाया तो सामने आया कि टोटल राजस्थान में 352 पंचायत समितियां हैं और उनमें से 32 पंचायत समितियों में सामान्य वर्ग का एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है। स्पेसिफाई करना चाहूँगा उड़ीसा को लेके कि उड़ीसा में अगर हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ 235 नए छात्रावास बने हैं। बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए 200 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है। तेलंगाना में भी विशेष विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई है। पूरे देश भर में 150 अम्बेडकर नवोदय विश्वविद्यालयों की स्थापना करी गई है। और इसको थोड़ा सा मैं और इंटेंसिफाई करूँगा। 2026 की NIT जमशेदपुर को लेके उन्होंने तो बुक बैंक में भी रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था कर दी। उनका ये मानना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को हमारे यहाँ से 15 पुस्तकें लेने का अधिकार है, जबकि सामान्य वर्ग के बच्चों को सिर्फ 2 ही पुस्तकें मिलेगी। अगर हम लोग ST की लिस्ट देखें तो 744 जातियाँ हैं टोटल, जिनको केंद्र सरकार ने ST में इम्पैनल कर रखा है, ST में इम्पैनल कर रखा है। और अगर हम लोग देखें कि उस UPSC की लिस्ट में 48% जो रिजर्वेशन है वो ST कैटेगरी में मीनाओं को मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं कि 744 जातियां ST की है और उनमें मीणा अगर 48% सीट अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो ये एक्चुअल में क्या है। कि हम लोग राजस्थान से हैं तो पिछले दिनों की घटना मैं बताऊंगा। चूरू की एक घटना है लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की। एक बच्ची को प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए और वो फेल होगी, और उस बच्चे ने क्या करा, बड़ा स्मार्टली एट्रोसिटी एक्ट लगाया गुरुजी के खिलाफ और उनको गिरफ्तार करवा दिया। आरक्षण एक ज्वलंत प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। आरक्षण को लेकर के जहां राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, वहीं जो शोषित वर्ग है, वो दबा कुचला वर्ग है, वो खत्म होता जा रहा है। आरक्षण क्यों आवश्यक है, आरक्षण कब आवश्यक है, आरक्षण किसके लिए आवश्यक है और कितना आवश्यक है, ये एक यूनिवर्सल मुद्दा है जो लंबे समय से चला आ रहा है। आरक्षण क्या है, आरक्षण की मूल अवधारणा क्या थी, आरक्षण किसके लिए जरूरी था और क्यों आवश्यक था और कब तक आवश्यक था, इन बातों पे चर्चा की जाने जरूरत बहुत आवश्यक है। आप देख रहे हैं थिंक 360, मैं हूं महेंद्र सिंह। हमारे साथ आज हैं लोक नीति विश्लेषक गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनके शोध, इनके विश्लेषण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होते रहते हैं और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इनके एडिटोरियल भी पब्लिश होते रहते हैं। आरक्षण को लेके गजेंद्र सिंह का मत क्या है, इस पर बात करते हैं। गजेंद्र सिंह जी, आपका थिंक 360 में स्वागत है। मैं जानना चाह रहा हूं कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को लेके चर्चा क्यों है, क्या चर्चा है? सबसे पहले तो मैं महेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शायद हम लोग इस सेंसिटिव मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी, इवन दो जो गैर राजनीतिक संगठन है, उनके द्वारा भी आरक्षण को लेकर संजीदगी से चर्चा कभी नहीं की गई। जब भी अगर चर्चा होती है तो टुकड़ों में मुद्दों को लेके भटकाव की मुद्रा में हमेशा लोग इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं, या फिर उन मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं स्वहित और स्वविवेक को ध्यान में रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग आरक्षण की बात करते हैं तो ये आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना जरूरी समझता हूं कि आरक्षण चूंकि एक नीति थी जिसे किसी एक विशेष वर्ग के अपलिफ्टमेंट के लिए भारत सरकार ने प्रतिपादित करा था। ठीक है। चूंकि ये कभी भी संविधान के फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाला गया, और जब आरक्षण को लागू करा गया था
तो आरक्षण जो लागू हुआ वो संविधान के आर्टिकल 15 में शुरू हुआ। इनिशियली जब इसे लागू करा गया था तो ये नहीं था कि हम लोग इसे शैक्षणिक संस्थान में लागू करेंगे। तो शैक्षणिक संस्थान में जो इसे लागू करा गया वो संविधान में संशोधित करा गया और संविधान में 15(1) को 15(4) के साथ में एसोसिएट करके इसमें आरक्षण को शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू किया गया था। तो मैं 2-3 मुद्दों पे डिटेल में चर्चा करना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से आरक्षण को लेके वापस से जो आम दिनों में चर्चा तेज हुई है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे की क्या भूमिकाएं हैं, वो आंकड़े क्या हैं जो शायद हमें इन चीज़ों को और अधिक दृष्टिकोण से समझने में मदद करेंगे। पिछले दिनों रोहिणी आयोग की एक रिपोर्ट आई थी। अच्छा, 31 जुलाई 2023 को रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति महोदय को सौंप दी। तो हालांकि वो रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से पब्लिश नहीं करी गई थी, पर कुछ अलग अलग मीडियाओं के माध्यम से कुछ सामाजिक चिंतक और सामाजिक विषयों पे काम करने वाले लोगों के माध्यम से उस रिपोर्ट के कुछ पन्ने जो सामने आए ना, उसमें ये था कि 2633 ओबीसी जातियां जो है, तकरीबन पूरे भारतवर्ष में 5000 ओबीसी जातियां हैं। अच्छा, उनमें से 2633 ओबीसी जातियां जो है 2633 ओबीसी जातियों में से 25% जातियों ने 97% आरक्षण का लाभ लिया है। मोटे तौर पे अगर हम लोग माने तो 75% जातियां जो है वो मात्र 3% आरक्षण के लाभ में बची हुई है, और एक बड़ा वर्ग जो है 97% जिसने बेनिफिट लिया है वो मात्र 25% जातियों ने लिया है। थोड़ा सा जब इसको और ज़्यादा डीप डाइव हम लोग कर रहे हैं तो सामने आ रहा है कि 10 ऐसी बड़ी जातियां हैं जिसने रिजर्वेशन का 25% 24.9% जो है वो बेनिफिट लिया है। यानी बहुत से लोग बच गए। दोनों चीज़ें हैं इसमें सर। अगर हम लोग देखें तो एक बड़ी भारी संख्या के लोग ऐसे हैं जो वास्तविक पात्रता सूची में आ ही नहीं पा रहे, जबकि कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको ओवर रिप्रेजेंटेशन भी मिला हुआ है। इसका क्या कारण? तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से शायद इस तरह की डिस्पैरिटी हुई है। जब भी हम लोग आरक्षण को लेके बात करते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम लोग हॉरिजॉन्टल आरक्षण को लेके भी बात करते हैं। अभी पिछले दिनों का एक उदाहरण दूंगा मैं राजस्थान का ही, कि राजस्थान में ओबीसी आयोग ने अभी एक सर्वे करा था और उस सर्वे में जो चीज़ें सामने आई उसमें ये था कि राजस्थान की 4 जातियों ने 40% जो आरक्षण है उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। 4 जातियों ने 40% ऑक्यूपाई कर रखा है। ये कोई सर्टिफाइड रिपोर्ट है? एक्चुअल में इसी तरह से जैसे रोहिणी आयोग के साथ में हुआ, इसी तरह से इसी रिपोर्ट के साथ में हुआ कि चूंकि सर्वे हुआ, रिपोर्ट्स भी आई, पर उसको सार्वजनिक रूप से शायद मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने पब्लिश करना उचित नहीं समझा। अब उसके लिए क्या रहा, क्या इन लोगों की नीतियां हैं, वो तो मेरे ख्याल से ओबीसी आयोग बेहतर तरीके से बता पाएगा। तो ऐसा आप तो फ्रीलांसर हैं, कोई ऐसे 4 जातियों को स्पेसिफिक कोई नाम दे सकते हैं या ऐसा कुछ नहीं? मेरे ख्याल से जो बड़े आंकड़े जो सामने आए थे उसमें जाट, विश्नोई, चारण और सैनी, इन जातियों को बड़े प्रतिनिधि के रूप में जो ओबीसी आयोग ने दिखाया है। ठीक है। और इवन दो अगर हम लोग इनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करते हैं तब भी ये सामने आया कि इन्हीं चारों जातियों को पॉलिटिकल ओवर रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। और कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका मैं शायद नाम भी लूंगा, जिनको हम लोग अगर देखें 1994 की सूची में जो मूल जातियां थी उनको शायद उस आरक्षण में कोई इक्की दुक्की जातियां होगी जिनके शायद वार्ड पंच भी जीतते होंगे क्या। अच्छा, जैसे अभी जो चल रहा है, अभी बहुत चल रहा है, अभी जो बहुत सी जातियां हैं जो किसी भी लाभ से वंचित है, पॉलिटिकल लाभ हो, नौकरियों में लाभ हो, प्रमोशंस में लाभ हो, बहुत से लोगों को लाभ नहीं मिला, बहुत सी जातियों को लाभ नहीं मिला। ये बड़ा एक चर्चित, एक बर्निंग इशू है देश में। महेंद्र सिंह जी, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अंडर रिप्रेजेंटेशन और ओवर रिप्रेजेंटेशन को लेकर अगर हम लोग फैक्चुअल बात करें ना, तो पिछले दिनों लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 को
एक सवाल के जवाब में ये बताया था कि शेड्यूल कास्ट जो है उनको सरकारी सेवा में 17.14% का जो है रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। ओके। जबकि अगर हम लोग उनके आरक्षण की बात करें तो मुझे लगता है कि उनको जितना आरक्षण मिला है, जितना सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी है, ये कहीं ना कहीं ये ओवर रिप्रेजेंटेशन को दिखा रहा है। कि अगर हम लोग शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन की बात करते हैं तो तकरीबन 7.5% के आसपास उन्हें सरकारी संस्थानों में, केंद्रीय सरकारी संस्थानों में रिजर्वेशन है। जबकि अगर उनकी हम लोग संख्या की बात करें तो 17% के आसपास है। इसी तरीके से एक दूसरा सवाल जो है उसकी अगर हम लोग अगर इसी तरह से हम लोग बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल के जो आंकड़े हैं SC ST को लेके, वो ये बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जी, वो ये बोल रहे हैं कि SC और ST को जो 15 और 7.5% जो आरक्षण मिला है, और उसी तरह से OBC की अगर हम लोग बात करें उनको 27% जो आरक्षण होना चाहिए, उनके अगेंस्ट में उनके अगर हम लोग नंबर ऑफ पीपल जो सर्विसेज कर रहे हैं उनके आंकड़े देखें तो वो बड़े स्पष्ट हैं कि 5,04,493 लोग जो हैं वो मिनिस्ट्री में SC और ST के हैं। और अगर हम लोग OBC 5,44,493 जो हैं वो SC के हैं, 2,75,114 जो लोग हैं वो ST से है। और OBC वर्ग की अगर हम लोग बात करें 7,61,240 जो लोग हैं वो मिनिस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू जो है ना आरक्षण को लेके, वो मैं मानता हूँ इसकी समय सीमा को लेके है। कि जब भी हम लोग किसी देश में किसी वर्ग को बेनिफिट देने के लिए, या हमें लगता है कि चूंकि एक बड़े वर्ग को जो चीज़ें टच करती है वो शायद वो पॉलिसी या वो पॉलिसी डिसीजन होते हैं, और हमें लगता है कि शायद एक समय के बाद में उनकी समीक्षा होगी और उन समीक्षा के बाद में शायद उन नीतियों में सुधार होगा, ताकि एक बड़ा वर्ग जो है वो अगर इससे वंचित है तो वो शायद इसमें शामिल करा जाए। इसमें क्या कहेंगे, समय सीमा क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ तो उसमें जो अपलिफ्टमेंट की आपने बात कही, अपलिफ्टमेंट कब तक, आखिर कब तक, कोई समय सीमा निर्धारित की गई होगी इसकी? सर एक्चुअली इसमें दो बड़ी चीज़ें हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस मुद्दे को रखा तो उससे पहले 1945 में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। मैं शायद उस पुस्तक को भी यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि स्टेट एंड माइनॉरिटी करके एक पुस्तक थी उनकी। अगर हम लोग उस पूरा पुस्तक का नाम बोलें तो ये था कि स्टेट एंड माइनॉरिटी, व्हाट आर द राइट्स एंड हाउ टू सिक्योर देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। तो इसमें बाबा साहब ने जो ये बोला कि भाई इसका जो क्लोज 2 है SC ST के लिए है, वो ये बोल रहे थे कि भाई हम लोग इनिशियली 25 साल तक इसको ग्रांट कर रहे हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो हम लोग इसको ग्रांट कर रहे हैं, और 25 साल बाद में इसका रिव्यू भी करा जाएगा। और इवन जब हम लोग किसी भी नीति की समीक्षा करते हैं तो शायद लगता है कि पहले जब हम लोग योजना आयोग की बातें करते थे तो 5 साल में देश के बजट को लेके, देश की सारी नीतिगत योजनाओं को लेके 5 साल में रिव्यू होता था। और अब इन दिनों की हम लोग बात करें तो नीति आयोग जैसे संस्थान आए हैं जो शायद 6 महीने में भी बार बार उन आंकड़ों को पब्लिश करते रहते हैं। तो शायद उन आंकड़ों को पब्लिश करने का मूल उद्देश्य यही है कि क्या वो योजना पूर्ण रूप से ड्राफ्ट हुई है, उस योजना को लेके जो उनके शंका समाधान है उनको लेके पब्लिक के ऑब्जर्वेशन जो आए हैं, क्या उनको भी जोड़े जाने की गुंजाइश रहती है। और पिछले 8 या 10 साल में जो लगातार योजनाएं चल रही है उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेके, उनके इम्प्लीमेंटेशन गैप को लेके, प्रशासनिक एग्जीक्यूशन को लेके जो खामियां हैं वो भी शायद सरकार तक जल्दी पहुंच पाए। तो जो 8 महीने में, 12 महीने में जो पॉलिसी की समीक्षा हो रही है वो शायद इसीलिए हो रही है कि एक बड़ा वर्ग जो है वो इससे पीड़ित ना रहे, बल्कि इससे बड़े वर्ग को लाभ पहुंचाया जा सके। हालांकि ये एक बहुत वाइड इशू है और इतने बड़े देश में, लोकतंत्र में इस पर चर्चा होना लाजमी है। बहुत सी बातें, बहुत से प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो मिनिमम जो ये पात्रता की मापदंड है उसमें छूट को लेकर के विवाद क्यों है? न्यूनतम जो है पात्रता के मापदंड क्या हो? सर बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। अभी पिछले दिनों की मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ कि तेलंगाना सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग करी थी 2026 में। और उसमें बड़ा एक हम लोग बोल रहे हैं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण एक आंकड़ा आया है कि जिस बच्चे के 1 नंबर आए हैं, मात्र 1 नंबर आए हैं, उसको PG की सीट अलॉट करी गई है, जिसके नंबर ही 1 है, जिसके नंबर ही 1 है।
और जिस बच्चे के उसी कैटेगरी में देखें तो जिस सामान्य वर्ग के बच्चे के तकरीबन 350 नंबर हैं, उसे पीजी में एडमिशन ही नहीं मिला। एडमिशन नहीं मिला, हाँ। तो शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ बात उस बच्चे को एडमिशन मिलने की नहीं है, यहाँ बात ये हो रही है कि जब हम लोग मेडिकल एजुकेशन जैसे सेंसिटिव और जहाँ हम लोग बात करें कि ये मानवीय स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, अगर उसको लेके भी हम लोग गोलमाल कर रहे हैं तो कब तक हम लोग इस तरह से सब स्टैंडर्ड चीजों को अप्लाई करते स्वास्थ्य जाएंगे? नहीं, मानिए जीवन, मानव की जिंदगी उस एक नंबर वाले व्यक्ति के हाथ में हम दे रहे हैं, तो वो फिर कैसे हम उम्मीद करते हैं कि वो ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएगा? सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं कि हम लोग यहाँ भले ही मानव जीवन की बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इसके साथ में एक इंडस्ट्री भी एसोसिएट है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि भारत पिछले 10 साल में, पिछले 1 दशक में मेडिकल टूरिज्म के नाम पे फ्लोरिश हुआ था। और उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षित और क्वालिफाइड डॉक्टरों की एक बड़ी टीम है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और उसके साथ साथ में हमारे यहाँ सस्ता इलाज भी होता है। अगर ये आंकड़े भूल से भी किसी विदेशी मीडिया में चले गए तो जो 2023 में 6,59,000 विदेशी मरीज भारत में आए थे, 2024 में 6,44,000 मरीज विदेश से भारत में अपनी इलाज कराने मेडिकल फैसिलिटी को लेके आए थे। 2025 में ये आंकड़ा तकरीबन 5 लाख था, और उनको अगर ये पता लग गया कि भारत में 1 अंक का डॉक्टर जो है उसका पीजी में एडमिशन हुआ है। सिर्फ 1 अंक की बात ही नहीं है, इसके अलावा मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि 1 से 99 अंक जिन बच्चों के थे, ऐसे 20 बच्चे थे जिनको पीजी में एडमिशन मिला है। उनमें से 12 बच्चों को हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो देश के सबसे अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उनका नाम बताना चाहूँगा मैं, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज, काकतीय मेडिकल कॉलेज और जीएमसी जैसे सरकारी संस्थानों में उनका एडमिशन हुआ है। दूसरी विडंबना कि जिन बच्चों के 250 और 250 से ज़्यादा नंबर हैं, वो आज भी पीजी की सीट के लिए तड़फ रहे हैं। तो मैं सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण से सुरक्षा की बात नहीं कर रहा, मानव जीवन की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये भी सोचने को मजबूर कर रहा हूँ मेडिकल इंडस्ट्री को कि वो क्या इस तरह के मामलों को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी सोचने को मजबूर कर रहा हूँ कि एक तरफ जब हम लोग ये बोल रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लरिश करे, दूसरी तरफ हमारे जो पीजी के आंकड़े हैं वो क्या साबित कर रहे हैं? क्या कंट्रोवर्सी है? डेफिनेटली। अब थोड़ा सा इधर आधुनिक जो हमारा देश है भारत, इसमें जातियों के संघर्ष का आरोप क्या है? जातियों का संघर्ष चलता रहता है। तो ये जातियों का संघर्ष, ये वर्ग संघर्ष है या पॉलिटिकल संघर्ष है? गजेंद्र सिंह जी, इस पे जरा आपके मैं वो चाहूँगा विचार। वर्ग संघर्ष की पोजीशन आ रही है या ये क्या पॉलिटिकल स्टंट है कुछ? सर, एक्चुअल में मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में बात करना चाहूँगा कि देश ने बड़ा अच्छा काम करा कि अलग अलग जातियों के सुधार के लिए अलग अलग आयोगों की स्थापना करी। कॉन्स्टिट्यूट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा अच्छा काम करा कि हमारे लिए एससी आयोग है, हमारे लिए एसटी आयोग है, ओबीसी आयोग है। पर जब हम लोग इन आयोगों को और इनके आयोगों की कार्यपद्धति को देखते हैं तो शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि शायद इन आयोगों का गठन इसलिए नहीं करा गया था कि ये जातियों को आपस में लड़ाने का काम करे, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा कर दे। इन आयोगों का मूल उद्देश्य है उस वर्ग की हॉरिजॉन्टल क्लासेज की जितनी भी जातियां हैं, पहले उनको देखें, उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचें, क्या वो पब्लिकली लोगों को अवेयर कर पा रही है, उनके बारे में सोचें, और फिर मुझे लगता था कि शायद उन आंकड़ों को बाहर पब्लिश करा जाए। जबकि इन आयोगों ने जो इनका मूल काम था वो इन लोगों ने नहीं करा। इनका मूल मुद्दा ये था कि हम लोग कैसे भी किसी भी पॉलिटिकल पपेट की तरह जो विभिन्न सरकारें हमसे चाह रही हैं, हम लोग उस तरह के डेटा के साथ में मैनिपुलेशन करें और उन मैनिपुलेशन के आंकड़ों को हम लोग लोगों को आपस में वर्ग संघर्ष की तरफ धकेलने का काम करें। मैं आज भी बताना चाहूँगा कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया। मैं 2-3 जातियों का नाम बड़े स्पष्ट रूप से लेना चाहूँगा कि मेघवाल कम्युनिटी जो राजस्थान में बड़ी संख्या में पाई जाती है, उनमें 2 सब क्लासेज होती है, जाटा और बस्सी। अच्छा, आज भी इन जातियों के बीच में आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं होता। बस्सी का जो मेघवाल है उसको जाटा मेघवाल अपने घर में आने से हिचकिचाता है। जब आप किसी मेघवाल से पूछोगे
कि वो वो क्या है, तो वो बोलेगा साहब मैं तो बस्सीवाड़ा मेघवाड़ हूँ, मुझे तो घुसने ही नहीं देते। तो मैं तो इन एससी आयोग के लिए शर्म की बात है कि इतना समय बीत गया, आज भी जातियों के अंदर सब जो हॉरिजॉन्टल सोशल इंक्लूजन है उसको लेके बड़ी विडम्ब स्थिति है। दूसरा सर मैं और भी बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग एससी की दूसरी जातियों की बात करते हैं, सांसी की बात कर रहे हैं, नाइक की बात कर रहे हैं, या हम लोग बावरी की बात कर रहे हैं, तो ये जातियां भी कुछ ऐसी जातियां हैं एससी में जो अपने आप को ये मानती है कि हम लोग इन जातियों के यहाँ का पानी नहीं पीते। दूसरी मैं ओबीसी में भी बात करना चाहूँगा कि ओबीसी में कुम्हार और प्रजापति समाज दोनों को लेके, दोनों चूंकि एक ही वर्ग की जातियां हैं, पर आज भी इनमें रोटी और बेटी का संबंध नहीं होता। अच्छा, तो कहाँ एक तरफ तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार ने पिछले काफी दिनों से अंतरजातीय विवाह को लेकर स्कीम शुरू करी है। तो मेरा तो निवेदन है आपके माध्यम से कि अंतरजातीय विवाह की जरूरत नहीं है, हमें तो इन जातियों के अंदर जो सब डिविजन्स हैं, जो सब क्लासेज हैं, उनको लेके काम करने की जरूरत है। हमें ओबीसी और सामान्य वर्ग का कंपैरिजन और सामान्य वर्ग की शादियों की जरूरत नहीं है। अभी भी मेघवाड़ों के अंदर क्या शादियां हो रही है, क्या मीणा और भीलों की शादी भी हो पाएगी? क्या गरासिया, मीणा और भील क्या ये आपस में रिश्ते कर पाएंगे? क्या आपस में एक ही थाली पे ये लोग रोटी खा पाएंगे क्या? दूसरा जो सबसे बड़ी जो बात है कि नाइक जो कम्युनिटी है उनको 3 वर्ग में बांट दिया इन लोगों ने। एक वर्ग ऐसा है जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन मिला है, दूसरे को एसटी का रिजर्वेशन मिला है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद रिजर्वेशन से भी वंचित हैं नाइकों में। जी बिल्कुल। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपके हिसाब से? एक बड़ा बेबाक क्या आप राय देंगे, जिम्मेदार है कौन इसके लिए? सर मेरा तो ये मानना है कि चूंकि जब हम लोग बात आरक्षण की कर रहे हैं तो मैं आरक्षण को पॉलिटिकल मुद्दा नहीं मान रहा, मैं आरक्षण को देश की एक नीति की तरह देख रहा हूँ। और इस नीति की समीक्षा, इस नीति की विवेचना, इस नीति का विश्लेषण सच में उन सामाजिक विज्ञानियों के हाथों से होना चाहिए। मुझे लगता है कि आयोग में जजों और पुलिस अफसरों की बजाय सामाजिक विज्ञानियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, उस समाज का रिप्रेजेंटेशन उस आयोग में वास्तव में इंश्योर करा जाए। उस आयोग में किसी रिटायर्ड जज की जरूरत नहीं है, उस आयोग में भील कम्युनिटी के उस पिछड़े व्यक्ति की जरूरत है जो सच में उस आयोग में बैठ के अपनी बात रख सके, जो जानता हो, जो समझता हो। दूसरा एक सर इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूँगा मैं, वर्ग संघर्ष को लेके जो बातें आ रही है। भीलों को 1950 में रिजर्वेशन मिला और मीणाओं को 1957 में रिजर्वेशन मिला। जब आज हम 1976 में मिला, 57 में नहीं मिला, 1976 में मिला, और जो भीलों को था वो 1950 में मिला। आज जब हम लोग बात करते हैं मोटा तो मीणा समुदाय की आबादी 50 लाख के तकरीबन है, और देश की 140 करोड़ की आबादी में अगर हम लोग इनकी आबादी की बात करें तो तकरीबन 0.35% के आसपास आती है। और ओवरऑल जो रिजर्वेशन मिला है शेड्यूल्ड ट्राइब को वो 7.5% रिजर्वेशन मिला है। जो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूँ डेटा की, तो जो नौकरियों में इनकी संख्या है वो इनकी मूल आबादी से, मीणाओं की मूल आबादी से 25% ज़्यादा जो है इन्होंने नौकरियों में। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ये 50 लाख से 50 लाख आप बता रहे हैं उनको जी, 0.35%, उससे भी ज़्यादा? जी बिल्कुल। ये कैसे हुआ? सर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली जो यूपीएससी की लिस्ट आई है ना, तो अगर आप उसको उठा के देखेंगे ना, तो उसमें अगर हम लोग एसटी की लिस्ट देखें तो 744 जातियां हैं टोटल, जिनको केंद्र सरकार ने एसटी में इम्पैनल कर रखा है, एसटी में इम्पैनल कर रखा है। और अगर हम लोग देखें कि उस यूपीएससी की लिस्ट में 48% जो रिजर्वेशन है वो एसटी कैटेगरी में मीणाओं को मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं कि 744 जातियां एसटी की है और उनमें मीणा अगर 48% सीट अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो ये एक्चुअल में क्या है। और इसी तरह से मैं थोड़ा और स्पष्ट इसको करना चाहूँगा कि यूपीएससी का जो 2022 का रिजल्ट है, अगर हम लोग उसके आंकड़ों को थोड़ा सा और डिटेल में बात करें ना, तो 38 मीणाओं का सिलेक्शन हुआ है। टोटल जो एसटी के लिए रिजर्व सीट थी वो 72 थी। तो मेरे ख्याल से ये उन आंकड़ों को और ज्यादा स्पष्ट करता हुआ दिख रहा है। 50% से अधिक मीणा हो गए, बाकी एसटी के लोग रह गए। बाकी सर 744 जातियां हैं, मैं तो बाकी की बात ही नहीं कर रहा।
ये तो एकाधिकार हो गया इनका। जी बिल्कुल। एनीवे ये बात हालांकि इस मुद्दे पे हमें अलग से और बात करना पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी इस बात पे आता हूँ कि जो जो समता कानून का एक मामला चलता है, इसका समता कानून को लेके सामाजिक विरोध के क्या मायने हैं, ये क्यों है? सर मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा कि चूंकि समता कानून जो बनाया गया था वो शायद एक भूल भुलैया थी, और अगर हम लोग बोलें तो ये सामान्य वर्ग को आपराधिक दृष्टिकोण से देखने की नीति थी। अगर हम लोग इस समता कानून की डिटेल में जाएं तो सामान्य वर्ग को छोड़ के सारे लोगों को इसमें शामिल करा है, इवन मुस्लिम कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को भी इसमें शामिल करा। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जितने भी मुकदमे हो रहे हैं, जितने भी जातिगत आरोप लग रहे हैं, वो सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग ही आपके साथ में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने 10% आबादी को 90% आबादी के सामने खड़ा करने की बात करी है। दूसरी जो चीज़ है, सबसे बुरी चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आपने क्लियरली नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत था उसके विरोध में ये नीति लाई गई है। नैसर्गिक न्याय सिद्धांत को उसको रेखांकित नहीं किया, अलग से कर। सर मैं थोड़े और आंकड़े स्पष्ट करना चाहूँगा कि 2019 से 24 में अगर हम लोग 740 विश्वविद्यालय और 1553 महाविद्यालयों की कुल रिपोर्ट की बात करें तो 1107 शिकायतें आई थी, जो शायद विद्यार्थियों की तरफ से शिकायतें की गई थी। यूजीसी क्या कह रहा है कि 2019 से 2020 तक टोटल 173 शिकायतें आई थी, 2023 से 24 में 378 शिकायतें आई थी। तो दूसरा मैं इसके साथ में एक आंकड़ा और बता रहा हूं कि पूरे भारत में अगर हम लोग उच्च शिक्षा में देखें तो 4,33 करोड़ विद्यार्थी हैं, और उसके अगेंस्ट में आपको जो टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी मिली है, 378। अगर हम लोग विद्यार्थियों की आंकड़ों की तुलना में अगर इसका प्रतिशत निकालें तो 0.0008 के आसपास इसका कुछ भी नहीं है प्रतिशत बैठता है। तो 10 लाख में 9 शिकायतें आई है। थोड़ा सा अगर मैं सर इसके और डिटेल में जाऊं तो पिछले दिनों छत्तीसगढ़ का एक आंकड़ा बताना चाहूँगा मैं, जो एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का जो डेटा है वो ये बोल रहा है कि कुल जो अपराध है छत्तीसगढ़ में, अगर हम लोग उसमें बात करें कि 1,15,493 SC/ST के खिलाफ जो अपराध है उनकी अगर हम लोग बात करें तो वो था 2455 कि टोटल जो अपराध हुआ है छत्तीसगढ़ में वो 1,15,493 मुकदमे दर्ज हुए हैं, और उनमें SC/ST के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो 2455 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो अगर मैं इन अपराध की संख्या में अगर इनको देखूं तो मात्र 2% के आसपास निकल के आता है, जबकि छत्तीसगढ़ का एग्जांपल मैंने क्यों लिया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो है SC/ST की पॉपुलेशन जो है वो 43% के आसपास है, ज़्यादा है। तो मेरा छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को लेने का एक बड़ा कारण ये था कि एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वहाँ SC/ST की है, तो अगर वहाँ 2% के आसपास के आपराधिक इन्वॉल्वमेंट के मामले आ रहे हैं तो बाकी स्टेट्स में क्या आंकड़े रहे होंगे, चूंकि ये यूजीसी के इतर में बात कर रहा हूं। दूसरा सर एक विडंबना और भी है कि जब हम लोग समता कानून और विशेष संरक्षण की बात करते हैं तो जो ढांचा बनाया गया है एक्चुअल में वो भी बड़ा डिस्प्यूटेड रहा है। आप उस ढांचे में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो मेरे ख्याल से जो सिद्धांत है उसको आपने पूर्ण रूप से एक तरफा कर दिया, और आपने ये बोला कि जो समता कानून में जो व्यवस्थागत ढांचा होगा ना, उनमें सामान्य वर्ग की शिकायतों को सुनने के लिए, सामान्य वर्ग की प्रतिनिधित्व को देखने के लिए भी आपने उन लोगों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो इसीलिए जो बार बार समता कानून को लेके जो आवाज़ें उठाई जा रही है। तीसरा सर एक मैं प्रैक्टिकल चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, चूंकि हम लोग राजस्थान से हैं तो पिछले दिनों की घटना मैं बताऊँगा। चूरू की एक घटना है लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की। एक बच्ची को प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए और वो फेल होगी, और उस बच्चे ने क्या करा, बड़ा स्मार्टली एट्रोसिटी एक्ट लगाया गुरुजी के खिलाफ और उनको गिरफ्तार करवा दिया।
तो मुझे नहीं लगता कि कहाँ हम लोग समता कानून की बात कर रहे हैं और कहाँ एट्रोसिटी एक्ट भी जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं विवादों में गिरा रहे ये हैं। बड़ा ज्वलंत इशू है, जनरल अवेयरनेस की आवश्यकता है, बहुत ही गुड शैक्षणिक जागृति की आवश्यकता है इसमें। गजेंद्र सिंह जी, मैं और इससे आगे बढ़ के अभी एक बड़ा आरोप लगता है, दलित और पिछड़े है ना, इनको समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, इस पे भी एक आरोप लगते हैं। इस पे क्या आपका विचार है? सर सच में मुझे लगता है कि इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पे जब हम लोग चर्चा करते हैं ना, तो समान अधिकारों पे और समान अवसरों पे भी बात करने की महत्वपूर्ण और महती आवश्यकता है। मैं आपको 2024-25 के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग के आंकड़े बता रहा हूँ, जो शायद केंद्रीय DOPT ने जारी करे थे। उनका ये मानना है कि SC, ST और OBC के ग्रुप ए की सर्विसेज में तकरीबन 40% की हिस्सेदारी है। ओके। ये जो आंकड़े हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, आप उनकी वेबसाइट पे ये आंकड़े वेरीफाई भी कर सकते हैं। दूसरा सर, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ कि बार बार ये चीज़ें आती है कि जुडिशियल सर्विसेज में जो है SC, ST और OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मैं कुछ आंकड़े लाया हूँ उसके लिए कि देश की 46% देश की निचली अदालतों में 46% जो जस्टिस हैं जो SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं। तमिलनाडु में 97% सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है वो इसी वर्ग से आती है। कर्नाटका में 88% आती है, केरला में 88% आती है, तेलंगाना में 69% जजेज जो हैं सबऑर्डिनेट सर्विसेज के वो इसी वर्ग से है। अच्छा। उत्तर प्रदेश के 54% जो जुडिशियल जस्टिस हैं वो भी इसी वर्ग से है। स्टेट सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ में एक आंकड़ा और बताना चाहूँगा, राजस्थान पुलिस सर्विसेज का है, जो शायद इस मुद्दे की ग्रेविटी को और ज़्यादा सेंसिटाइज कर रहा है। एक तरफ तो हम लोग समानता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा कि 2026 में राजस्थान पुलिस का एक रिजल्ट आया था, उसमें 968 के तकरीबन टोटल पोस्ट थी, जिसमें से 292 पोस्ट जो है सामान्य वर्ग को अलॉट करी गई। और जब हम लोग देखते हैं कि कितने बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए तो उनकी संख्या 2.5 से भी कम है। तो एक तरफ तो हम लोग जुडिशियली में दलित और पिछड़ों के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, वहीं राजस्थान पुलिस जैसे छोटे पद के जो कार्मिक है उनके आंकड़े अगर हम लोग देखते हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक सामने आते हैं। दूसरा सर, मैं इसको और डिटेल में बात करना चाहूँगा क्योंकि इस मुद्दे को लेके बार बार ये बातें आती है कि भाई दलित और पिछड़ों का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ड्रॉप आउट के आंकड़ों पे मैं बात करना चाहूँगा कि टोटल जो ड्रॉप आउट जो हुआ उसमें सामान्य वर्ग के जो बच्चे थे वो 12,825 बच्चे ड्रॉप आउट हुए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और उनमें SC, ST और OBC के जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए वो 13,626 ड्रॉप आउट हुए। तो अगर हम लोग बार बार ये बात करें ना कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एजुकेशन में हमारा एनरोलमेंट नहीं है, तो मुझे लगता है कि बजाय इसके अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और इंटेंसिफाई करेंगे तो ये समझ में आता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। ओके। तो तकरीबन जो है परसेंटेज मुझे लगता है कि सामान्य वर्ग के 12,000 बच्चे हैं और SC, ST, OBC के जो हैं 13,000 बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। अगर हम लोग उच्च शिक्षा में इसके इतर में बात करना चाहूँगा सर, अगर हम लोग एजुकेशन लोन की बात करते हैं तो जहाँ सामान्य वर्ग 67% बच्चों ने एजुकेशन लोन लिया है क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की स्कॉलरशिप नहीं मिलती, और जो स्कॉलरशिप मिलती है वो बड़ी लिमिटेड स्कॉलरशिप मिलती है। इसके इतर मैं दूसरी चीज़ पे और भी बात करना चाहूँगा जो लोग शायद बात नहीं करते। अगर हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 62% का कंट्रीब्यूशन जो है वो सामान्य वर्ग का है। चूँकि अब मैं बेरोजगारी के आंकड़ों पे भी बात करना चाहूँगा कि जब हम लोग अवसरों की समानता की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी के आंकड़ों पे भी बात करना जरूरी है। पिछले दिनों 2023-24 के बेरोजगारी के आंकड़े जारी हुए थे जो ये बता रहे हैं कि सामान्य वर्ग में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो 3.8% है, SC में 3.3% बेरोजगारी है, OBC में 3.1% बेरोजगारी है, ST में 1.9% बेरोजगारी है। तो अगर हम लोग बेरोजगारी की बात करें तो सामान्य वर्ग में बेरोजगारी ज़्यादा है। ये दूसरा एक और है, जनरल जो कास्ट, जनरल जो वर्ग है उसको हमेशा लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। ये एक जनरल सी बात लगती है, तो इस पे आपका क्या विचार है? सर कई चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले तो
एक इसी मुद्दे को लेके एक अच्छी बात और बताना चाहूंगा जो शायद सब लोगों को स्ट्रेंज भी करेगी कि अरुणाचल विधानसभा के बारे में आपने सुना होगा। आपको पता है कि वहाँ कितनी सीटें हैं और कितनी रिजर्व है? नहीं। अरुणाचल में 60 सीटें हैं विधानसभा की और उनमें से 59 सीटें जो है वो रिजर्व। क्या बात कर रहे हैं? सारी रिजर्व है? जी, मात्र एक सीट जो है वो अनारक्षित है। बाकी पूरा अरुणाचल जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी में इसको आता है। खुलासा भी करेंगे, ऐसा क्यों है सर? एक्चुअली ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल और ट्राइबल स्टेट है, उसकी वजह से भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हाँ। पर मैं बात उसकी नहीं कर रहा, मैं तो बात जब हम लोग बार बार उन नीतिगत मुद्दों की बात करते हैं कि मेरा रिप्रेजेंटेशन, तो मुझे लगा कि शायद इस पे भी बात करनी चाहिए। पिछले दिनों राजस्थान विधानसभा के कुछ आंकड़े मैं देने चाहूंगा कि माननीय विधायक जी ने सवाल उठाया तो सामने आया कि टोटल राजस्थान में 352 पंचायत समितियां हैं और उनमें से 32 पंचायत समितियों में सामान्य वर्ग का एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है। कोई भी एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है। 50 पंचायत समिति में सामान्य वर्ग का केवल एक प्रतिनिधि है। अच्छा, तो जहां हम लोग बार बार समता समानता की बात कर रहे हैं तो ये आंकड़े क्या सामान्य वर्ग को डराएंगे नहीं? बिल्कुल भयावह है आंकड़े। ये तो मैं इन आंकड़ों से शुरुआत कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं पिछले दिनों एक झारखंड में स्कीम शुरू हुई थी सर, बच्चों को विदेश भेज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। 50 सीटें उन्होंने रिजर्व करी है उस पूरी स्कीम के लिए। 20 सीटें उन्होंने दी है शेड्यूल ट्राइब को, 14 सीटें दी है ओबीसी को, 10 सीटें दी है एससी को, 6 सीटें दी है माइनॉरिटी को। और उन्होंने एक भी सीट सामान्य वर्ग को देना उचित नहीं समझा। अच्छा, 50 की 50 सीटें उन्होंने सारे लोगों को दे दी, पर सामान्य वर्ग के लिए उन्हें नहीं लगा कि इनका प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। दूसरा सर, मैं बिहार के पिछले दिनों एक आंकड़े देख रहा था, उन आंकड़ों को बताता हूं कि 2026 में बिहार सरकार ने आईआईटी, एनआईटी, एम्स में जितने भी एससी एसटी के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए फीस फ्री कर दी। अच्छा, बिहार सरकार को आईआईटी, एनआईटी और एम्स में शायद सामान्य वर्ग का बच्चा वही चाहिए जो उन्हें फीस दे सकता है। और मैं थोड़ा सा अगर डिटेल में बात करूं तो आईआईटी की फीस 8 से 10 लाख रुपए है। एम्स की फीस की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी तकरीबन 8 लाख के आसपास शुरू होती है। इस आंकड़ों को मैं थोड़ा और गहराई में जाना चाहूंगा। 2 जून 2026 को सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने एक स्कीम शुरू करी है और वो ये कह रहे हैं कि स्कीम का नाम डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन से संबंधित रखा है। और इस बार इन्होंने मेडिकल में भी जातिगत आरक्षण की बात कर दी कि जो भी एससी और एसटी का आदमी होगा सिर्फ हम लोग उसे ही छूट देंगे और उसे 5 लाख रुपए तक जिसकी वार्षिक आय है उसे गुर्दा, हृदय, यकृत, कैंसर, मस्तिष्क, स्पाइन सर्जरी जैसे प्रत्यारोपण की भी सुविधा उपलब्ध है। इस आंकड़ों को थोड़ा और मैं गहराई में लेके जाना चाहूँगा सर कि हम लोग यहाँ स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहे, हम लोग आवास योजनाओं की बात नहीं कर रहे, हम लोग उद्यमिता की बात नहीं कर रहे, पर जितने भी ये आंकड़े आ रहे हैं शायद ये उन स्कीम्स के इतर आ रहे हैं जो शायद इस इंटेंसिटी और इस गहराई को लेके जाना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ ये था कि शायद रिजर्वेशन नहीं होगा, पर जब हम लोग उनके आंकड़ों को देखें तो समझ में आता है कि नहीं, वहाँ भी एससी, एसटी और 2021-22 में ओबीसी को भी वहाँ रिजर्वेशन दे दिया गया। इसके तरह अगर हम लोग देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो है वहाँ किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओके। दूसरा, जब हम लोग जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की बात करते हैं जो शायद वहाँ आईएएस की कोचिंग की तैयारी करवाता है, तब ये वो बोलता है कि वहाँ हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी की सिर्फ महिला आ सकती है, पुरुष नहीं आएगा वहाँ भी। तो मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि जामिया इस्लामिया जैसे जो माइनॉरिटी स्पेशल एक्ट में जो यूनिवर्सिटीज बनी हैं वो एक तरफ तो रिजर्वेशन लागू नहीं कर रही, बट जब आईएएस की कोचिंग की बात आती है तब महिला पात्रता को बड़े शौक से वो कह रहे हैं कि नहीं आप आ सकते हैं। तो ये विडंबना मुझे समझ में नहीं आ रही सर। दूसरा, हरियाणा का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आपको कि नागरिक उड्डयन विभाग की वेबसाइट से एक सूचना मिली है कि वहाँ अगर प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो एससी एसटी वर्ग जो है वो पूर्ण रूप से फ्री है और सामान्य वर्ग के बच्चे को 9,000 प्रति घंटा शुल्क देना होगा।
प्रति घंटा। जी। थोड़ा सा मैं और इसको इंटेंसिफाई करना चाहूँगा उड़ीसा को लेके, कि उड़ीसा में अगर हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ 235 नए छात्रावास बने हैं। बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए 200 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है। तेलंगाना में भी विशेष विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई है। पूरे देश भर में 150 अम्बेडकर नवोदय विश्वविद्यालयों की स्थापना करी गई है। और इसको थोड़ा सा मैं और इंटेंसिफाई करूँगा। 2026 की NIT जमशेदपुर को लेके उन्होंने तो बुक बैंक में भी रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था कर दी। उनका ये मानना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को हमारे यहाँ से 15 पुस्तकें लेने का अधिकार है, जबकि सामान्य वर्ग के बच्चे को सिर्फ 2 ही पुस्तकें मिलेगी। तो मुझे लगता है सर, सामान्य वर्ग का बच्चा जब इस तरह की स्कीम्स को, इस तरह की योजनाओं को देखता है तो क्या उसे डर नहीं लगेगा? ये कैसा अपलिफ्टमेंट हुआ? नहीं बॉस, मैं थोड़ा सा इसको और गहराई में लेके जाना चाहूँगा कि अगर हम लोग बार बार जब एजुकेशन और इस तरह के आंकड़ों की बात करते हैं तो जो एजुकेशन को लेके जो एक्सपेंसेस हैं उनके मैं आंकड़े देना चाहूँगा कि आपकी जो पारिवारिक आय जो है और जो शिक्षा का व्यय है उनको लेके मैं आंकड़े देना चाहूँगा कि जो पारिवारिक आय में जो वृद्धि हुई है 11% के आसपास हुई है, जबकि शिक्षा के व्यय में जो वृद्धि हुई वो तकरीबन 16% के आसपास हुई है। तो मैं ये आंकड़े शायद इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ एक तरफ सामान्य वर्ग का बच्चा बिना छात्रवृत्ति के, बिना किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के इन सारी चीज़ों से पार पाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ जब हम लोग इन आंकड़ों को देखते हैं कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है और आपके जो एजुकेशन में एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं, तो वो तकरीबन 5% के आसपास बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि बात नीतिगत योजनाओं की, नीतिगत विवेचनाओं के साथ साथ में देश में महंगाई दर और उस महंगाई दर से सामान्य वर्ग के पे पड़ने वाले प्रभावों को भी मुझे लगता है कि शायद हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही विवादित मुद्दा है, बहुत ही लंबा चौड़ा मुद्दा है। इस पर अलग अलग एपिसोड करने की आवश्यकता है। लास्ट में मैं गजेंद्र सिंह जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जातियाँ या कास्ट ये अगर ख़त्म करने से क्या आरक्षण खत्म होने की संभावना है या खत्म हो सकता है क्या इस पे आपका स्पेसिफिक क्या विचार है? सर ये तो एक जुमले की तरह है। पिछले दिनों एक मीम आया था तो किसी ने कहा कि आरक्षण खत्म करना है तो जाति खत्म कर दो। हाँ। तो क्या धर्म के जो विवाद हैं, क्या धर्म खत्म करने से उन विवादों का समाधान हो जाएगा? क्या जो बोलियों को लेके विवाद हैं, साउथ नॉर्थ के बीच में भाषाओं को लेके विवाद है, तो क्या वो भाषाओं को ख़त्म करने से विवाद ख़त्म हो जाएगा? छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। शायद सब लोगों को पता है कि अंबेडकर जी की दूसरी पत्नी जो थी वो ब्राह्मण कम्युनिटी से थी। अच्छा। तो क्या उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलता? अगर सच में जाति खत्म करने से आरक्षण खत्म हो जाएगा तो मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि बाबा साहेब के जो दूसरी पत्नी थे उनके क्या जो बच्चे हैं, क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता? क्या माननीय प्रकाश अंबेडकर जो हैं वो बाबा साहब के पोते हैं? और जब हम लोग उनके लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हैं, बाबा साहेब के लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हैं, और चूंकि तो क्या सच में अभी भी हमें लगता है कि बाबा साहेब के पोते को भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है? तो मेरे गांव के भील का, मेरे पड़ोस के सांसी का, मेरे घर के पास के नायक का, उनके बच्चों का क्या होगा? जो भील मेरे ख्याल से उदयपुर जैसे ट्राइबल कम्युनिटी में लंबे टाइम से थे और उनको 1950 में ही रिजर्वेशन दिया गया, तो उनके परिवारों तक उस आरक्षण के जो न्यूएंसेज हैं वो कब तक पहुंच पाएंगे? दूसरा सर, एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने जाति ख़त्म करने के लिए, जातिगत व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए अंतर्जातीय विवाह योजना शुरू करी है। सब लोगों को पता है। 5 लाख रुपए उसमें अभी मिल रहे हैं। 2.5 लाख रुपए पहले मिलते हैं, 2.5 लाख रुपए बाद में मिलते हैं। समाज कल्याण विभाग देता है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे, मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार को शायद इस योजना का एक छोटा सा अंश हॉरिजॉन्टल विवाह करने के लिए भी लागू कर देना चाहिए कि जो मेघवाड़, जाटा, मेघवाड़, बस्सीवाड़ों से शादी करेगा उनको भी 50,000 रुपये मिलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ सरकार को ये कहना चाहिए कि जो मीणा भीलों से शादी करेगा उनको भी 50,000 रुपये मिलेंगे, जो प्रजापति कुम्हारों से शादी करेगा उनको भी 50,000 रुपये मिलेंगे। तो अंतर्जातीय विवाह की ज़रूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल विवाह स्कीम्स की ज़रूरत है।
तो मुझे लगता है कि जो ये आयोग बने हुए हैं, ये आयोग वापस से अपने अंदर झांके, अपने गिरेबान में झांके और इन्हें पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि स्व विवेचना की तरफ जाना होगा। ये स्वधर्म का मुद्दा है, शत्रुबोध को पहचानना होगा, उन जातियों को, और सच में जो बड़ी जातियां हैं उनसे भले वो हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े और उन्हें बोलें कि भाई हमारा नंबर भी अब आने दो। गजेंद्र सिंह जी, इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाएं तो कोई भी व्यवस्था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई व्यवस्था की थी कि लगभग इतने समय के लिए हम इनको इतनी मदद कर दें ताकि वो जो उनका जो दबा कुचला सिस्टम था वो एक समय पे जाके डेवलप हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि जैसे मीणा की बात करते हैं, वो मैक्सिमम इसका लाभ ले रहे हैं, तो कहीं तो जाके सिस्टम को समाप्त होना चाहिए। वो समाप्त होने की कोई उम्मीद हमारे भारतीय संविधान में या संशोधन में कुछ संभावनाएं बनती है क्या? सर, मुझे लगता है कि जिस दिन जाति का राजनीतिकरण खत्म हो जाएगा, जातियों ने स्वधर्म और स्वबोध और शत्रुबोध को जिस दिन पहचानना शुरू कर दिया, शायद मुझे लगता है उस दिन इस विडंबना को समाप्ति की ओर जाना होगा। जब तक हम लोग इन एजेंडा ड्राइव आयोग के हथकड़े में आते रहेंगे, तब तक मुझे लगता है कि इसी तरह से चलता रहेगा। मुझे लगता है कि अब हमें शायद टीना डाबी, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, रिया डाबी जैसे पढ़े लिखे तीसरी पीढ़ी के नौजवानों की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। आरक्षण की ज़रूरत मेरे गांव के उस मीणा को, उस सांसी को, उस नाइक परिवार को है जो शायद फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, शायद जिसके पिता ने स्कूल की तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। शायद मुझे लगता है कि उस विकलांग बच्चे को आरक्षण की ज़रूरत है जो शायद जन्मजात विकलांग है। मुझे लगता है कि शायद उस सैनिक के बच्चे को रिजर्वेशन की ज़रूरत है जिसके पिता ने देश के लिए अपनी जान जो है वो न्यौछावर कर दी। तो शायद मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह जी, ये जो परिदृश्य है ना, ये इन राजनीतिक भावनाओं से नहीं बदलेगा। ये वास्तव में स्वबोध और शत्रुबोध की भावनाओं को विकसित करने से ही बदलेगा। क्या इसके लिए कोई अभियान छेड़ना पड़ेगा? जन जागृति के बहुत से मुद्दे चल रहे हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट में कुरियन ने वो सहकारिता आंदोलन स्टार्ट कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, देश में आंदोलनों की कोई कमी नहीं है। तो क्या समता आंदोलन एक लेके चल रहा है इसको? तो क्या इस तरह के आंदोलन आम आदमी, जो नई जनरेशन है जिसको जैन जी आप कहते हैं, जैन अल्फा आगे बोल रहे हैं, क्या उनको ये बात समझने की आवश्यकता है? नहीं सर, मेरा मत ये है कि जब हम लोग सामाजिक मुद्दों की बात कर रहे हैं ना, तो हमें नहीं लगता कि किसी बड़े मुद्दे की ज़रूरत है। सामाजिक चेतना की ज़रूरत पड़ेगी। उन जातियों को एक मंच पे बैठना पड़ेगा, एक जाजम पे बैठना पड़ेगा। अगर हम लोग एसटी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मीणा जाति को उस जाजम पे बैठना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भाई ब्राह्मणवास के जो जितने भी मीणा है, अब उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि ब्राह्मणवास किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाँ, एक बड़ी बात इनमें आती है कि साहब हमारे एससी वर्ग के पुजारी एसटी वर्ग के पुजारी नहीं है। इस मुद्दे को बड़े बेबाक तौर से आपके साथ में बताना चाहूँगा कि आंकड़ों की मैं बात करूं तो ज़्यादा दूर के आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हम लोग, तो राजस्थान के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। मैं ऐसे मंदिरों की सूची बताना चाह रहा हूं जिनमें पुजारी सिर्फ मीणा कम्युनिटी के लोग पुजारी हैं। अच्छा। हाँ, नारायणी माता का मंदिर है, जीण माता का मंदिर है सीकर में, भूरिया बाबा का मंदिर है सिरोही में, मीन भगवान का मंदिर है सवाई माधोपुर में, पपलाज माता का मंदिर है दौसा में, नई महादेव मंदिर है जयपुर दौसा में, पीठ माता का मंदिर है सवाई माधोपुर में, बीजापुर माता का मंदिर है बूंदी में, पाटारानी माता का मंदिर है टोडा भीम में, खीरा मीणा माता का मंदिर है जयपुर में आमेर में, उसके बाद में बाण माता का मंदिर है, कमलेश्वर महादेव मंदिर है बूंदी में, केला माता का मंदिर है करौली में, पापड़ा माता का मंदिर है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्थानीय भैरव मंदिर जो है ये आपका हाड़ौती में, इन सब में मीणा कम्युनिटी के लोग पुजारी हैं। इसके अलावा पिछले दिनों राज्य सरकार के देवस्थान विभाग की एक सूची निकली थी 2023 की, राजस्थान की बता रहा हूँ मैं सर आपको। तकरीबन उसमें 22 लोग अपॉइंट करे गए थे, उनमें से तकरीबन 22 में से तकरीबन 15 लोग जो हैं वो एससी और एसटी वर्ग के। देवस्थान विभाग ने ऐसी नियुक्ति जारी की? जी, 2023 में देवस्थान विभाग ने ऐसी नियुक्ति। तो यूँ अगर, हालांकि वैसे तो इस बात को लेकर चले तो बहुत लंबा चौड़ा है ये, लेकिन मुझे लगता है अब इसको कंक्लूड करना चाहिए। इसको लेके आप तो लोक नीति विश्लेषक हैं, चर्चा करते रहते हैं, बहुत सारे पैनल्स में भी नेशनल इंटरनेशनल में आप सम्मिलित होते हैं।
तो इस देश के वास्तविक विकास के लिए इस रिजर्वेशन को, इस आरक्षण को, आपका आम आदमी को क्या कहना है, विशेष रूप से यंगर जनरेशन? सर मेरा तो ये मानना है इस नीति की विवेचना और विश्लेषण होना चाहिए। और नो डाउट जब हम लोग बात कर रहे हैं, सच में मैं ये नहीं कह रहा कि आरक्षण की ज़रूरत नहीं, आरक्षण की ज़रूरत है, पर वो मेरे गांव के सांसी को है, उदयपुर के भील कम्युनिटी को ज़रूरत है, बीकानेर के उस पिछड़े इलाके के नायक को ज़रूरत है, या मैं बात करूं तो सच में उस कुम्हार को ज़रूरत है जो मटकी बनाता है, उस प्रजापति को ज़रूरत नहीं है जो 3 पीढ़ी से आरक्षण ले रहा है। तो सच में इन जातियों को स्व विवेचना की ज़रूरत है, इन लोगों को शत्रु बोध के रूप में पहचानना पड़ेगा। मुझे सच में अगर एससी का जिला प्रमुख की ज़रूरत है तो मुझे उस भील कम्युनिटी और गरासिया कम्युनिटी के जिला प्रमुख की ज़रूरत है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के नाते उन जातियों के माध्यम से उन नीतिगत मुद्दों को, उन समावेशी नीतियों को उन जातियों तक पहुंचा पाए जिनको आज तक रिप्रेजेंटेशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। बिल्कुल सही बात है, ये बात बहुत ही सामूहिक है। अभी देश में इसको लेके बड़ा एक अंदर ही अंदर एक आंदोलन चल रहा है, हर आदमी आंदोलित है, हर दिमाग में विवशता है। तो आपने हमसे बातचीत की, थिंक 360 इस प्लेटफॉर्म पे आपने बातचीत की। गजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। हम फिर चाहेंगे कि किसी दिन इस मुद्दे पे और विस्तार से बात करें। आपको यह विवेचन कैसा लगा, आपके इस पे क्या विचार है? विवेचन स्पष्ट रूप से आप अपना विवेचन कीजिए, थिंक 360 को लाइक कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।